मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, न मुख्यमंत्री पर, न स्पीकर पर, किसी पे लगा, न जिला परिषद पर। आरोप की राजनीति मैंने नहीं करी कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है। हम किसको जाकर शिकायत करें? करप्शन भयंकर बढ़ गया है नीचे स्तर पर। हमारे वक्त में आलोचनाएं कम नहीं होती थी। दिल्ली में जो राहुल जी ने वोट चोरी की बात करी है, ये बहुत खतरनाक बात है। पहली बार देख रहा हूँ कि जो चुनाव आयोग है वो खुद ही बहस में उलझ जाता है। डेमोक्रेसी में आप विपक्ष का सम्मान नहीं करोगे तो फिर डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? आपने हिंदू राष्ट्र करते करते एक तरफा ऐसा माहौल बना दिया है कि आज लोगों में भय का माहौल बन गया है। एक तो कल मैं गया था यहाँ पर, जो आपके प्रॉब्लम था, बहुत ही अलग ढंग का नज़ारा था वहाँ पर। जनरली क्या होता है कि अतिवृष्टि होती है तो उसके अंदर लोगों को तकलीफ होती है, पानी भर जाता है और लोग परेशान भी होते हैं। केवल नावें चलानी पड़ती, पानी निकालने के लिए, सब होता है। पर ये दीवार जो गिरी है उसके बाद में अचानक जब फ्लड आया है तो वो घरों के अंदर घुस गया, 4 फीट 5 फीट। सारा सामान जो बह गया हो या पूरा नुकसान हो गया हो, तो अलग ढंग का यहाँ मतलब परेशानी है लोगों को। और उसके मर्म को समझना पड़ेगा सरकार को। वास्तव में जो हालात बने हैं घर घर के अंदर, हर घर की अलग कहानी थी। तो मैं जब गया तो बहुत गुस्से में लोग थे। हमने उनको शांत करने का प्रयास किया कि हम आप आए इसलिए हैं, आपकी भावना पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री तक और आपके खुद के एमएलए साहब जो स्पीकर हैं उनको, तब जाके वो शांत हुए। और फिर मैंने वहाँ पे वो होमगार्ड वालों का था माइक, उसको लेके फिर मैंने उनको ढंग से समझाने का प्रयास किया। तब उन्हें तसल्ली हुई कि हमारी बात पहुँच जाएगी। इमीडिएटली वहाँ से आने के बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से और स्पीकर साहब से बात करी और कलेक्टर से बात भी करी। तीनों ने कहा नहीं, हमने सब व्यवस्था कर रखी है और सर्वे भी हमारा हो गया, सर्वे आ गया है। तो मैंने कलेक्टर को कहा कि सर्वे आ तो गया होगा, पर आप ये देखें कि सर्वे किस प्रकार का आया है। केवल नीचे स्तर पर रूटीन के सर्वे हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के हालात है उसमें इतना जल्दी सर्वे होना संभव नहीं है। जो सर्वे इन्होंने किया है वो सुपरवाइज किया है, सुपरवाइज किया है वो जो उसको जाके गहराई में जाना पड़ेगा, तब जाके आप नंबर 1 की सर्वे हो। नंबर 2 मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि, और मैंने विश्वास दिलाया लोगों को भी कि मैं मांग करूंगा कि सर्वे घर घर का होने के बाद में स्पेशल पैकेज घोषित हो सरकार का, तब जाकर के उन घरों तक मदद मिल पाएगी। फिर भी पूरी मदद नहीं मिल पाएगी, हम जानते हैं, पर कम से कम तसल्ली हो जाएगी भी ठीक है मुझे कुछ मिला है। तो ये मैंने तीनों को भावना पहुंचाई मेरी। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, न मुख्यमंत्री पर, न स्पीकर पर, किसी पे लगा, न जिला परिषद पर। आरोप की राजनीति मैंने नहीं करी, क्योंकि स्थिति ऐसी है, पहले इनको कम से कम राहत तो मिले। और राहत 2 तरह से, एक तो इमीडिएट राहत, जो मतलब वहाँ टायर टूटे पड़े हैं, मान लीजिए दीवार गिर सकती है किसी घरों की, मान लीजिए ऐसी ऐसी लोगों ने बताया मेरे को, साहब ये तो कम से कम ठीक करवाओ। आप आए तो लाइट आ गई, बाकी तो हमारे प्रॉब्लम है। तो एक तो इमीडिएटली उनको राहत मिले, वो रहने लायक बन जाए। अभी बरसात अभी तक चल रही है तो पूरे घर में वही पहले माहौल बरसात का, वो पानी बिखरा हुआ, कहाँ सोए कहाँ खाना पकाए कोई पता नहीं। कुछ पैकेट धर्मेंद्र राठौड़ साहब और इनके जो जिला कांग्रेस वाले लोग हमारे हैं ये पहुंचा रहे हैं। डीएम ने मुझे कहा कि हम लोग पैकेट पहुंचा रहे हैं, तो मैंने कहा और संख्या बढ़ा दो उसकी, लोगों को भी पूरी राहत मिले, ये मैंने बात की है। ये तो बात रही है आपके अजमेर की। दूसरा जो है, राजस्थान में बीकानेर डिवीजन गया, जोधपुर डिवीजन गया हूँ और मैं आपके अजमेर डिवीजन आया हूँ। भरतपुर भी गया, मैं करौली भी गया। मतलब कहने का मतलब मैं कई जगह गया हूँ। और जयपुर में लोग हैं, हजारों लोग मिलना आ रहे हैं बाहर से। सब जगह वॉइस ये निकलती है कि सरकार नाम की चीज़ नहीं है। हम किसको जाकर शिकायत करें?
करप्शन भयंकर बढ़ गया है नीचे स्तर पर। लोग बहुत दुखी हैं और अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं या हमारी कामों को याद कर रहे हैं, कहूँगा तो इनको तकलीफ ज़्यादा होगी, मुख्यमंत्री जी को और सरकार में बैठे हुए लोगों को। मैंने उनको आगाह किया कि जितनी ज़्यादा आपकी आलोचना होगी, जितना ज़्यादा विपक्ष मजबूत होगा, उतनी अच्छी गवर्नेंस होगी। गवर्नेंस खाली एक मुख्यमंत्री अकेला नहीं करता है। गवर्नेंस में तमाम जो मंत्रिमंडल है या पूरा कुनबा है बीजेपी का, चाहे वो संगठन भी क्यों नहीं हो, और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है ऊपर से नीचे तक, पट्टवारी लगा करके चीफ सेक्रेटरी तक, सब में जब इकबाल कायम होता है तब जाकर के वो जो है गवर्नेंस अच्छी होती है। अगर आलोचना कोई करता है, ये तो आप फिजूल की आलोचना कर दो बिना कोई तथ्यों के, बिना तर्क के, तब तो क्या होता है कि वो माना जाती है भाई हमें बदनाम करने की साजिश हो रही है, तब माना जाता है। उसमें हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है कि वास्तव में स्थिति जो है वो अगर हम नहीं बताएंगे सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, तो हम अपना जो कर्तव्य है वो पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि विपक्ष में आज हम लोग हैं, तो विपक्ष का धर्म अलग होता है कि कम से कम हकीकत क्या है वो ध्यान में लाया जाए सरकार की, जिससे कि सरकार सुधार कर सके, फीडबैक मिल सके और वो आदेश जारी कर सके और वो गवर्नेंस अच्छी दे सके। तो पब्लिक इंटरेस्ट में जितनी ज़्यादा आलोचना होती है, मान लो तथ्यों के साथ में, उतनी अच्छी गवर्नेंस होगी तो फायदा किसको मिलेगा? पब्लिक को मिलेगा। ये हमारा ध्येय है, तो वो हम लोग चलना हो ढंग से आगाह कर रहे हैं इनको। इनके खुद के इंटरेस्ट के अंदर है कि वो गवर्नेंस को इम्प्रूव करे। इनकी शिकायतें दिल्ली में बहुत हो रही है, दिल्ली में बहुत हो रही है। अब ये बात मैं बोलता हूँ तो उनको अजीब लगती है, अजीब लगती है। दिल्ली में आप किसी से भेज दिए, उनको पूछिए, आपके जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनको दिल्ली भेज दीजिए चुपचाप। दिल्ली में क्या माहौल है सरकार के बारे में मालूम पड़ जाएगा इनको। इनके मुख्यमंत्री इंटरेस्ट में कह रहा हूँ मैं कि जब आप मुख्यमंत्री हमारे हैं तो अच्छी गवर्नेंस देंगे तो पब्लिक को फायदा होगा। हमारा इंटरेस्ट ना मुख्यमंत्री जी में है, ना बीजेपी में हमारा इंटरेस्ट है, ना सरकार में है। हमारा इंटरेस्ट है पब्लिक के अंदर है, पब्लिक को राहत मिले। इसलिए अगर कमजोरी है सरकार के बारे में, अगर ये चल रहा है बीजेपी के अंदर भी कि गवर्नेंस अच्छी नहीं हो रही है, तो ये हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, चाहे वो बुरा मानो, चाहे वो किसी रूप में लो, वो तो उनके ऊपर है। मैं उनकी जगह होता तो मैं फीडबैक के रूप में लेता आया हूँ आज तक। हमारे वक्त में आलोचनाएं कम नहीं होती थी। कई बार हमारी पार्टी के लोग भी हो सकते हैं आलोचना करते हों, कई बार हमारे विपक्ष के तो करते थे। हम बुरा नहीं मानते थे। हम उसको अगर न्यूज़ पढ़ लेते थे मीडिया में या सुन लेते थे टीवी में या सोशल मीडिया में, तो उसी वक्त मैं कार्रवाई करता कि भाई ये क्यों रिपोर्ट आ रही है। ये डेमोक्रेसी में विपक्षी भूमिका होती है, और डेमोक्रेसी में विपक्ष नहीं तो पक्ष क्या है? विपक्ष नहीं है तो पक्ष क्या होता है? विपक्ष है डेमोक्रेसी में, तब जाके सत्ता पक्ष होता है और वो कुछ करके दिखाने का प्रयास करता है। ये स्थिति है। तो स्थिति ये तो है राजस्थान के बारे में। अब बात है दिल्ली की बात। दिल्ली में जो राहुल जी ने वोट चोरी की बात करी है, ये बहुत खतरनाक बात है। अगर मान लो चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग का जो रवैया है, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा कभी। आरोप तो आप जानते हैं, आप सब मीडिया वाले हैं, आरोप हमेशा लगाए जाते हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, जिला प्रशासन हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। विपक्ष आरोप लगाता है, और कभी मैंने देखा नहीं। पॉलिटिकल व्यक्ति तो जवाब दे सकता है, मुख्यमंत्री दे सकते हैं, मंत्री दे सकते हैं, पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर आरोप लगते हैं। वो प्रयास करते हैं कि हम कैसे इम्प्रूवमेंट करके बताएं कि देखो हमने इम्प्रूवमेंट कर दिया। ये मैंने देखा है।
चुनाव आयोग है, अगर जाए कोई शिकायत करता है चुनाव आयोग में, विपक्ष वाले डेलीगेशन लेके जाते हैं तो वो सुन लेता, वो सुनने के बाद में वो अपनी कार्रवाई करता है, विश्वास दिलाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, आपने जो पॉइंट दिए हमने नोट कर लिए हैं और हम प्रयास करेंगे कि आपकी जो शिकायतें उनको हम दूर करें। ये कायदा होता है। पहली बार देख रहा हूँ कि जो चुनाव आयोग है वो खुद ही बहस में उलझ जाता है। नंबर एक, वो खुद ही जो है बहस में उलझने के अलावा जिस रूप में उसका रवैया होता है, कोई पत्र लिख दिया, मान लो खड़गे साहब ने लिख दिया पत्र, जवाब देंगे तो उसकी लैंग्वेज बड़ी, कहना चाहिए कि हल्की लैंग्वेज होती है। ये कायदा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में आप विपक्ष का सम्मान नहीं करोगे तो फिर डेमोक्रेसी कैसे रहेगी। तो मैंने देखा जो पत्रों के जवाब आते हैं वो भी बड़ी लैंग्वेज ऐसी आती है, वो अच्छी परंपरा नहीं है। अब मुद्दा उठाया राहुल गांधी जी ने 1 लाख वोटों का, मान लीजिए, उनको करना क्या था कि भाई ठीक है आपने हमें दिया है, हम जांच करवा लेंगे। 15 दिन के बाद में आप जवाब देते भाई इसमें ये बात सच्चाई निकली, इन बातों में दम नहीं था, आपको जवाब दे, बात खत्म हो जाती। आपने स्टैंड लिया कि आप तो पहले एफिडेविट दो फिर हम जांच शुरू करेंगे। अरे वो तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। अगर एक मीडिया वाला भी, अगर मीडिया हाउस, बड़े मीडिया हाउस भी हैं, कोई पत्रकार, खोजी पत्रकार है, वो भी अगर मान लो खोजी पत्रकार से कोई लेके आता केस कि भाई देखो ये बहुत बड़ा ये इश्यू बन गया है या घोटाला हो रहा है या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आई है, वो भी नेशनल न्यूज बनती है। इलेक्शन कमीशन शिव मोटो जांच शुरू कर देता है, खाली न्यूज के आधार पे ही। ये कायदा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो तो बहस कर रहे हैं कि आप एफिडेविट दे दीजिए और आप पता नहीं वो क्या क्या कहते रहते हैं। ऐसा कभी व्यवहार मैंने देखा नहीं। मुझे चिंता लगी हुई क्या मतलब रशिया और चाइना, वहाँ भी चुनाव आयोग वहाँ पे भी बने हुए हैं। चुनाव आयोग रशिया में भी है, चाइना में भी है। क्या हम रशिया चाइना की तरह चुनाव आयोग की तरफ जा रहे हैं क्या? या चुनाव तो होते हैं पर चुनाव एक तरफा ही होते हैं वहाँ पर, तो क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं? ये बात मैं बहुत गंभीरता से सोच समझ के कह रहा हूँ। देश को चिंता इस बात की, अब बुद्धिजीवी मिलते हैं, कल मैं मिला हमारे राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोगों से, सब चिंतित हो रहे हैं कि भाई पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। डेमोक्रेसी बचेगी नहीं बचेगी। आपने हिंदू राष्ट्र करते करते एक तरफा ऐसा माहौल बना दिया है कि आज लोगों में भय का माहौल बन गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हमारा जैन, फारसी की जो परंपरा रही है और अलग अलग भाषाएं देश के अंदर है, ये हमारी खूबसूरती है इस देश की। और इस एकता के लिए, देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी अपनी, तो खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए। क्या उस मुल्क के अंदर अब जो कुछ भी स्थिति बनी है, हर व्यक्ति फेस टाइम में बात करो, फेस टाइम में बात करो। तो भय लगता है कि मेरा फोन टैप नहीं हो रहा है। तो इस मुल्क के अंदर कोई एक वर्ग की बात नहीं है। इस मुल्क में अगर ये माहौल रहेगा तो मैं समझता हूँ कि जो परंपरा आज तक कायम रही है, आज़ादी के बाद में गांधी जी के वक्त में बड़े बड़े नेता थे, पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना आज़ाद थे और बड़े नेता कई थे हमारे। वो परंपराएं डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बना दिया, संविधान से देश चल रहा है और राहुल गांधी इसीलिए तो संविधान बचाओ की बात वो करते हैं। तो ये स्थिति मैं लबोलबा मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि ये स्थिति बनी हुई देश के अंदर, और देशवासियों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई ये एक बात है, जो विपक्ष बोल रहा है उसका चिंतन मनन करे, और जो सत्ता पक्ष बोल रहा है, जवाब दे रहा, उसके चिंतन मनन करे। तो सोचे हम किस दिशा में जा रहे, किस दिशा में जाना चाहिए। क्यों नहीं हम सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग प्यार, मोहब्बत, भाईचारे से आपस विश्वास के साथ चलते आए हैं। 50 साल से चले हैं देश के अंदर, कोई कम बात नहीं है। वही माहौल वापस बने देश के अंदर, पुरानी बातें भूले और हम सब एक नई शुरुआत करें। ये माहौल हम जैसे लोगों की तो इच्छा ये रहेगी कि देश के अंदर हिंसा नहीं हो, ये बात है। धन्यवाद।
आपने कहा है कि ये जो मकर जाल बन गया है जातवाद का और सारी चीजें, संविधान को वापस पटरी पर लाना, ये माहौल क्या बन पाएगा अब वापस फिर से? ये तो हम तो यही कह सकते हैं कि बनना चाहिए, सरकार तो यही कह सकते हैं। तो सरकार के ऊपर है कि उनकी सोच क्या है। आरएसएस बीजेपी दो ही शासन कर रहे हैं अभी, और चाल चरित्र चेहरा जो बात पहले ये एक नारा दिया था इन्होंने, वो चाल कहाँ चली गई, चेहरा कौन से आगे आ गए, और चरित्र क्या है, ये मैं समझता हूँ हमसे ज़्यादा जो बीजेपी की हाईकमांड है वो, और आरएसएस की हाईकमांड भी है मोहन भागवत जी सहित, मेरे ख्याल से उनके पास जो फीडबैक आता होगा हमसे ज़्यादा आता होगा कि इनके खुद के कार्यकर्ता किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं समाज के अंदर ब्यूरोक्रेसी के साथ में। ये बातें किसी छिपी नहीं है, उनको सब मालूम है उनको। आपको जो बताया सर्वे का हमने पूरा कर लिया, तो कितना नुकसान बता रहे हैं बुराज में, कितना नुकसान का आकलन किया है? आंकलन तो अपन तो इंजीनियर्स कर सकते हैं। आपको रिपोर्ट दी कि हमने सर्वे पूरा कर लिया, नहीं वो कि हमने घर घर सर्वे कर लिया, बहुत मामूली बताया कि 7-8 मकान ज़्यादा तकलीफ में है। उस 7-8 मकान के अंदर घर घर की कहानी अलग मैंने देखी है। आपको हम आंसू देखे औरतों के, ऐसा सीन मैंने बहुत कम देखा। मैं कई जगह जाता हूँ, पर जो कल सीन मैंने देखा ये सोच नहीं सकते। फिर हमारे खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं, ये परंपरा अलग बात है। ये इनका देखो, कांग्रेस का चरित्र इनका चरित्र में ही फर्क है। कांग्रेस वाले आपको, जहाँ तक मेरा मतलब अनुभव है, आपको कभी नहीं मिलेंगे कोई बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए और कोई बीजेपी के नेता आए, मान लो सरकार कांग्रेस की हो और बीजेपी नेता आकर के मान लो वहाँ सबसे मिले, लोगों से फीडबैक ले, तो कांग्रेस वाले क्यों ऐतराज करेंगे? ये तो विपक्ष का धर्म है। मैं मेरा धर्म निभा रहा हूँ। कल मेरा प्रोग्राम तो था मैजिशियन का, मैजिक कॉन्फ्रेंस थी, मैं जा नहीं पाया उसके अंदर दिन भर, मैंने उसको छोड़ दिया और मैं वहाँ गया। और मुझे समझ नहीं आता कि अगर मैं वहाँ गया तो विपक्ष को क्या तकलीफ है उसमें। वो कुछ लोगों को भेज दिया वहाँ पे नेताओं ने, वहाँ पर ऐसा माहौल बना दिया जो कि मतलब मैं आया क्यों यहाँ पर। कमाल की बात है, ऐसा माहौल बना दिया। और जनता ये वो गिरा। मैंने कहा भाई मैं तो विपक्ष में हूँ, आपके पास पहुँचाने आया हूँ। तब मुझे समझ में आई बात, और जनता जो वहाँ की थी, स्थानीय लोग, वो समझ गए बेचारे। तो जो बाहर के लोग आए थे उनकी दुकानदारी खत्म हो गई थोड़ी देर के बाद में, भागे होंगे मेरे ख्याल से वहाँ से। फिर रास्ते में आ रहे थे हम लोग, तो कुछ लोग खड़े हो गए, नारेबाजी कर रहे मेरे खिलाफ में। एक नया ही सिस्टम देखा मैंने कि विपक्ष के लोग आए, बल्कि वहाँ जनता कह रही थी स्थानीय, अभी तक कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता हमारे यहाँ नहीं आया। राहुल गांधी जी ने जो दिल्ली में आरोप लगाया वोट चोरी वाला, और आपके जो स्पीकर साहब का टूल कैसा रहा, आप ज्यादा कौन जानता है? आप जानते हो कैसा टूल रहा उनका, और अखबार में क्या छपा वो भी आप जानते हो। उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता, पर जो लोग गुस्से में थे कि भाई मतलब हो क्या रहा, कोई आ ही नहीं रहा है। राजस्थान में भी वोट चोरी का कोई मानते हैं आप? राजस्थान में भी वोट चोरी को लेकर कुछ हुआ ऐसा मामला? कौन वोट चोरी जो राहुल गांधी जी लगा रहे हैं दिल्ली में, तो राजस्थान में आप मुख्यमंत्री रहे पूरी सरकार में, आप भी मानते हैं कि सत्ता परिवर्तन हुई तो इसमें कहीं ना कहीं वोट चोरी का कोई रहा है मामला? देखिए, ये ईवीएम मशीन जब तक रहेगी देश में, तब तक ये आशंका बनी रहेगी, आशंका बनी रहेगी। और आम जनता सोचती है कुछ गड़बड़ हो रहा दिखता है। अब कभी कांग्रेस जीत जाती है तो कभी भाई आप तो जीत गए, अब क्योंकि ईवीएम ने अपने काम पे ठीक कर दिया। तो ये तमाम तरह आशंका चलती रहती है। कुछ लोग कहते हैं ये भी एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, कहीं जीता दो कहीं हरा दो। कांग्रेस ऐसा मानती है कि राजस्थान में वोट चोरी? आपने वो उसमें आ जाती बात कि ईवीएम को लेके इश्यू है, और दुनिया की बड़े बड़े देश, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी इत्यादि में 5-10 नाम होंगे ज़्यादा कंट्री के,
जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, वहाँ तमाम जगह पर पेपर बैलेट से वोट होने लग गए हैं। पहले वहाँ भी मशीनें थी, जो वहाँ होने लग गए, जो विकसित राष्ट्र है, तो हमें क्या दिक्कत हो रही है? हमें क्या दिक्कत हो रही है? कोई जमाना था एक दिन में वोट हो जाते थे कंट्री में, कोई जमाना था। अब 6-6 2 महीने इलेक्शन चलते, 2 महीने इलेक्शन चलते हैं, 1 महीने 6 बार इलेक्शन होते हैं। उससे लोग आशंका पैदा होते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? आशंका को समाप्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, चुनाव आयोग की है। वो निभा नहीं पा रहे। आप संतुष्ट कर दे जनता को, विपक्ष चुप हो जाएगा। जनता को संतुष्ट तो आप करोगे ना, कौन करेगा? कर्नाटक इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? बीजेपी कह रही है वन स्टेट वन इलेक्शन, एक साथ निकाय चुनाव, सारे चुनाव एक साथ कराने, वन स्टेट वन इलेक्शन। वो करवा कहाँ पा रहे बताओ? सुनते हैं, खाली सुनते हैं। और चुनाव की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसमें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कई राज्यों के निर्णय आए हुए हैं कि चुनाव आपको टाइम पे करवाने पड़ेंगे, पोस्टपोन नहीं कर सकते। हमने भी एक बार प्रयास किया था, जब स्ट्राइक हो गई थी कर्मचारियों की, हमें मना किया गया। मुझे याद नहीं कि मैं हाई कोर्ट गया नहीं गया, पर मुझे याद है कि उस वक्त में एक ट्राई हुई थी, पर चुनाव हमें करवाने पड़े और हम चुनाव जीत के भी आए थे। कर्नाटक इलेक्शन कमीशन का ये बयान भी आया है कि वापस से बैलेट पर इलेक्शन जो है वो देश के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। कर्नाटक इलेक्शन कमीशन का ये स्टेटमेंट, वही मैं आपको कह रहा हूँ, पब्लिक भी कह रही है। और मैंने कहा ना, जो दुनिया की राष्ट्र जो है, भाई भारत सरकार तो भारत सरकार होती है, दुनिया भर के जो देश हैं वहाँ की स्टडी करवा रहे भारत सरकार। एक बार और मैं कहना चाहूँगा अंत में कि सुब्रमण्यम स्वामी जी गए थे सुप्रीम कोर्ट तक इसी को लेके, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी गए थे सुप्रीम कोर्ट तक, लड़ते, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उनका 4 ही तो टेम्परिंग होती है, ठीक 4 होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ईवीएम में टेम्परिंग होती है, छेड़छाड़ होती है। जब वो गए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्णय दे दिया, आप इस ईवीएम के साथ में वीवीपैट लगाओ, जो वोट मालूम पड़े किसी को वोट दे, आप देख सको, फिर वो वोट कट के चला जाएगा। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब कन्विंस हो गया होगा कि टेम्परिंग की संभावना मशीनों में है, ईवीएम में, तभी उसने कहा होगा कि आप वीवीपैट लगाओ। वरना क्यों कहता वो? 15-20 हज़ार करोड़ रुपये खर्च हुए। वीवीपैट लगाने के बाद में शिकायतें बनी रही लोगों की, आप वोटों गिनो, ये पर्चियाँ गिनो, कई बातें होती रहती है। तो देश में जब आपका लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र हमारा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, तो हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी कि ईवीएम में कितनी खराबी है, टेम्परिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, वो एक तरफ बात हो जाती है। पब्लिक में अगर ये कन्फ्यूजन है, तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा काम है पब्लिक का विश्वास रहना चाहिए कायम। उसके लिए आप करवा लीजिए बैलेट पेपर रिपोर्ट, क्या दिक्कत है आपको? सर एक सवाल है, वोट चोरी की बात आ रही है, चुनाव आयोग इस बात को मान नहीं रहा है। कांग्रेस लगातार इस बात को साबित करने के लिए सारे प्रूफ भी दी है, सारी चीजें, उसका कहना है एफिडेविट है, वो मान नहीं रहा, हम पीछे हटेंगे। इसका निर्णय कहाँ पर होगा, भविष्य क्या है? पब्लिक करती है, और सुप्रीम पब्लिक है, अपनी अपनी बात करें हम लोग। अल्टीमेटली तो जनता जनार्दन है, वो माई बाप है डेमोक्रेसी के अंदर। हम जाके बुजुर्गों के पैरों में हाथ लगाते हैं, उस वक्त नहीं देखते कि दलित है कि ये आदिवासी है, ये पिछड़ा है, या ब्राह्मण है कि वैश्य है, कोई नहीं देखते हैं। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई हो, सीधा पैरों का हाथ, भाई आशीर्वाद होंगे, जिताओ चुनाव। इतनी बड़ी वैल्यू जो है एक वोट की, ये डॉक्टर संविधान अम्बेडकर की दी हुई है, जिसे मान सम्मान इसीलिए हर व्यक्ति का है, किसान का भी है, मजदूर का भी है, आम आदमी का। अगर एक वोट का अधिकार उसके पास नहीं हो, कौन तो पैरों में हाथ लगावे? नमस्कार के जवाब भी हम नहीं देते हैं।